हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, आपकी डेली अब प्रैक्टिस सेट चलने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थीं? तो पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थीं अक्सर? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ताड़ के पत्रों पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती थीं ताड़ के पत्रों पर। देखिए, प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहा जाता था, जो देखिए ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विदों को सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो पुरातात्विदों को सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल में मिले हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल में देखिए गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान से किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौकोर और आयताकार के घर के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ में देखिए, जो पाकिस्तान में है, वहाँ से चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका देखिए प्रसिद्ध है तो पूरा पाषाणिक अवशेष और पूरा स्थल और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, यह पूरा पाषाणिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग मुख्य रूप से क्या थे? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, कुशल संग्राहक थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग देखिए कुशल संग्राहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाने का साक्ष्य सबसे पहले देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से मिले हैं। देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में देखिए हर बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आम लोग अपनी दैनिक भाषा में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में आम लोग अपने दैनिक भाषा में देखिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग देखिए जुड़ सकें। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं एसएसटी के, उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में महान स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में महान स्नानागार पाया गया है तो वह देखिए मोहनजोदड़ो से पाया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में महान स्नानागार मिला है तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हुई थी 35 वर्ष पूर्व हुई थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना हुई थी तो 35 वर्ष पूर्व में हुई थी। देखिए, ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए ऋग्वेद होता है, सबसे पुराना वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चरक संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह देखिए चरक के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगृह थी, राजगीर थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे वह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? तो वह देखिए अपना लिया था बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मरम्मत किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुद्रदमन ने करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मरम्मत करवाया था प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में ईसा पूर्व BC का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय होता है। इतिहास में ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग के डिजाइन बनाते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा काला रंग के बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तनों पर मुख्य रूप से डिजाइन बनाते थे वह काले रंग से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा केवल एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है तो केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में भाग क्या था? तो महाजनपद काल में भाग था फसलों पर लगाए जाने वाला कर था। 1/6 हिस्सा होता था कर होता था जो देखिए फसलों पर लगाया जाता था। महाजनपद काल में उसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था और देखिए कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था तो कुशीनारा में। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में सैन्यघाता या मुख्य कोषाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर वसूलना और राजकीय कोष को सुरक्षित रखना होता था। मौर्य प्रशासन में सैन्यघाता का मुख्य उद्देश्य होता था। मौर्य प्रशासन में सैन्यघाता या मुख्य कोषाध्यक्ष का मुख्य कार्य होता था कर वसूलना होता था और राजकीय कोष को सुरक्षित रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन चाणक्य कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी तो चाणक्य कौटिल्य ने की थी। देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चाणक्य का एक और नाम क्या है? तो वह देखिए विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिकामेडु पुद्दुचेरी प्राचीन काल में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो अरिकामेडु और पुद्दुचेरी प्राचीन काल में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा एक तटीय पतन बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संगम साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिल भाषा में की गई थी। संगम साहित्यों की रचना की गई थी तो तमिल भाषा में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो वह देखिए कुषाण थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे तो कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उनकी बहादुरी और युद्ध कौशलों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है किसने लिखी थी? वह देखिए बाणभट्ट ने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वह देखिए राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी हो जाएगी देखिए कांचीपुरम हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त राजा से संबंधित माना जाता है? तो महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त राजा से संबंधित माना जाता है? तो वह देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का महान स्तूप वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने आग जलाना किस काल में सीख लिया था? तो आरंभिक मानव ने आग जलाना किस काल में सीख लिया था? वह देखिए पूरा पाषाण काल में सीख लिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव ने देखिए सबसे पहले आग का आविष्कार किया था तो पूरा पाषाण काल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव महाराष्ट्र किस नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्ती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र के घोड़ नदी के किनारे स्थित एक ताम्र पाषाणिक बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो वह देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कालीबंगा से आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वह देखिए कालीबंगा से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण कब्रों में शवों के साथ आमतौर पर किस धातु के उपकरण सबसे ज़्यादा मिले हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा के मिले हैं। महापाषाण कब्रों में शवों के साथ लोहा के उपकरण सबसे ज़्यादा मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ या संघ नामक राज्यों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था? वह देखिए कई शासकों के समूह सभा द्वारा किया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस नगर को दक्षिण भारत के सोने की खदानों के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के किस नगर को दक्षिण भारत के सोने की खदानों के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो वह देखिए स्वर्णगिरी को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को तमिल में क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को तमिल भाषा में क्या कहा जाता था? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, बेल्लार कहा जाता था। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को तमिल भाषा में बेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध
तीर्थयात्री फैयान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला हो जाएगा, इलांगो द्वारा की गई थी। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी तो इलांगो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व में हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक नगर का विकास हुआ था, वह देखिए 4700 वर्ष पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किस पर उत्कीर्ण किए जाते थे? तो अभिलेख किस पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिलेख अक्सर लिखवाए जाते थे तो पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला हुआ है? तो इंडिया शब्द किस शब्द से निकला हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, इंडस से निकला हुआ है। इंडिया शब्द निकला हुआ है तो इंडस शब्द से, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल कहाँ पाई जाती है जिसका उपयोग पांडुलिपि लिखने में होता है? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल कहाँ पाई जाती है जिसका उपयोग पांडुलिपियों को लिखने के लिए होता है? तो वह देखिए हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ की छाल पाई जाती है जिसका उपयोग पांडुलिपियों को लिखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों और महाभारत का संकलन किसने किया था जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेद व्यास जी ने किया था। पुराणों और महाभारत का संकलन किया था वेद व्यास जी ने, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के दो सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक प्राचीन भारत में कौन थे? आयुर्वेद के दो सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक प्राचीन भारत में कौन हुए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, चरक और सुश्रुत हुए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र के चित्र मुख्य रूप से किस धर्म और भिक्षुओं से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र के चित्र मुख्य रूप से किस धर्म और भिक्षुओं से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता था और इसके केंद्र में क्या रखा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता था टीला होता था। यहाँ बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष, दांत, हड्डी, राख रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो तमिल का दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शितलय सतनार के द्वारा लिखा गया था। तमिल का दूसरा महाकाव्य मणिमेखलाई लिखा गया था तो शितलय सतनार के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त होते हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस आपको इतना ही क्वेश्चन करा रहे हैं। कल आपको एसएसटी के साथ साथ देखिए सीडीपी, आपको हिंदी तीनों कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी जो भी क्लासेस हो सभी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।